Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friend, today we will have to discuss very important points. In those points, how can the plants have take the nutrients those who are soluble in soil, how it can be taken. It means जो कुछ भी हम मटेरियल सॉइल को देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ह्यूमस देते हैं, मैन्योर देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, जो कुछ भी मटेरियल हम देते हैं यह पौधे की पत्तियों तक कैसे पहुंचता है और क्यों पहुंचाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, जिसका मैंने बताया आपको कि पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन ए प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ए प्लांट्स, पादपों में परिवहन कैसे होता है। तो माय डियर फ्रेंड, ट्रांसपोर्टेशन इन ए प्लांट्स को अगर ध्यान में रखते हैं हम, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लीफ का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, एक लीफ का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर लीफ में दो सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। इस सरफेस को बेस मान करके हम जो एक्टिविटी बता रहे हैं, जो क्रियाशीलता आपको बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा कि सरफेस का मोस्टली बेस क्या है, आधार क्या है इसका। यहां पर आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो है पॉइंट आउट करूंगा, और इस आशा से पॉइंट आउट करूंगा कि आप सभी लोग हमारे द्वारा जो कुछ भी हम बता रहे हैं इसको आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ वाटर बाय एब्जॉर्बिंग द प्लांट्स। वे कौन से कारक हैं, वे कौन से कारक हैं जिनके द्वारा पेड़ पौधे जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने यूज में ले लेते हैं, बकिया के एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को वो क्लाइमेट में वेपराइज कर देते हैं। गिव द नेम ऑफ दोस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो कौन से फैक्टर हैं। आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके, पहले एक एक पॉइंट को उठाया जाए, उस पर डिस्कस किया जाए तो बहुत ही आनंद आएगा, हमको भी आएगा, आपको भी आएगा। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, या नीट के एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा और इस टॉपिक को आप लोग बहुत ज्यादा तैयार करिएगा, नोट बनाइएगा इसका। इसके नोट बनाने में आपका पॉइंट्स क्या क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इसके नोट बनाने में पॉइंट आउट किया है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल। माय डियर फ्रेंड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल, अगर मैं चाहूं तो सिर्फ एक ही पॉइंट को उठा करके आपको लेक्चर देता रहूं, काफी समय तक लेक्चर देता रहूं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। आपकी समझ में सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन करेंगे जितना आपकी समझ में आ जाए। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल मतलब होता है कि सॉइल मींस जमीन, भूमि की सांद्रता क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन ए, कंप्लीटली मिक्स्ड इन ए सॉइल, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स, देन हाउ कैन नीड the plants a major quantity of elements। फिर पौधों की क्या आवश्यकता है कि मेजर क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट को स्टोर करने की, जो कि हम गिविंग टू द आउटसोर्स, हम बाहरी स्रोत से उनको दे रहे हैं, इसके देने की क्या आवश्यकता है। तो यहां पर देखिएगा, पहला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल, सॉइल एरिएशन, टेम्परेचर ऑफ द सॉइल, थ्री मेन फैक्टर ऑफ द सॉइल। How many factor? Three very important are main factor of the soil। आइए तीनों पर डिस्कस किया जाए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हमने लिया, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सॉइल को लिया गया, इस तरह से हमने सॉइल को ले लिया, यहाँ पर एक जो है एक टब में हमने सॉइल को ले लिया।
और इसमें मैंने मच मोर न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें स्टोर कर दिया। मैक्सिमम अमाउंट में हमने यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को जो है स्टोर किया, और फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि एक प्लांट को लगा दिया, पौधे को हमने यहाँ पर लगा दिया। इसी के अंदर जो सॉइल जो इसमें हमने सॉइल फिलअप किया है, इस जो सॉइल फिलअप हुई है इसी में मैंने क्या किया कि एक प्लांट को लगा दिया, पौधे को हमने लगा दिया। इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से हमने पौधे को लगा दिया है, ये पौधे को लगा दिया हमने। अब आपको ध्यान देना है क्या यह पौधा ज्यादा विकसित करेगा। माय डियर फ्रेंड, इफ द प्लांट आर हाईली डेवलप्ड, इट मींस द न्यूट्रिएंट्स आर मच मोर रिच, द न्यूट्रिएंट्स आर मच मोर रिच। ये प्लांट इसमें ग्रो कर रहा है, प्लांट जो है यहाँ पर ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। मैंने इसको गमले में या टब में या कहीं भी किसी पॉट में, घर पर लोग ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। आइए देखते हैं, हम एक एक करके इसके विषय में आपको बताएंगे। मैंने प्लांट को आरोपित कर लिया, रोक लिया। कहां पर आरोपित किया? मैंने गमले में आरोपित किया, टब में आरोपित किया, कहीं भी आरोपित कर लिया हमने। यहाँ पर प्लांट को लगा दिया, इस पर मिनरल्स की रिसर्च कर दिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मिनरल्स कर दिया, वहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉइल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कर दिया। सॉइल में जो मिनरल्स थे उनके मिनरल की कैपेसिटी को हमने मैक्सिमम किया, जो मिनरल में डिजॉल्व थे उनकी कैपेसिटी को हमने मैक्सिमम कर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मिनरल्स हमने डाला उसमें। देन मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने उसमें जो है वाटर को डाल दिया। अब वाटर का इवेपोरेशन होना है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये वाटर ऊपर जाएगा, वो जो है लीफ तक पहुंचेगा। लीफ के सरफेस से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, ये देखिएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर लीफ के सरफेस से यहां से वेपराइज कर जा रहा है, इस तरह से वेपराइज कर जा रहा है, ये बाहर निकल जा रहा है, जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते। तो सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि दोज कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, दोज taken to the limit amount of water. If those categories of plants are depend in a higher amount of water, what happen? It means the maximum amount of water is released by the leaves in a climate. एक क्लाइमेट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की सांद्रता को देखा जाए। सॉइल की सांद्रता को अगर मैं देख रहा हूं, माय डियर फ्रेंड्स, सॉइल का कंसंट्रेशन अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब यह होता है कि इफ वी हैव सी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल, इट मींस अब ये सॉइल का कंसंट्रेशन यहां पर बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया प्लांट को न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हम इसको दे रहे हैं। अगर उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं तो प्लांट क्या करेगा? ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। ये मत सोचिएगा प्लांट बहुत तेजी के साथ डेवलप करेगा। अरे एक जो है, सपोज दैट 1 हेक्टेयर जो है वो लैंड है और आप 1 हेक्टेयर में लेकर चले गए, आप उसमें जो है 2.5 क्विंटल आपने यूरिया का छिड़काव कर दिया। पता ये चला कि जितने के जितने क्रॉप्स थे सारी की सारी क्रॉप ड्राई हो गई, सूख गई, सड़ गई, मर गई, डेड कर गई, डिकेट कर गई उसी में। ऐसा कभी नहीं करना है आपको, हमें और आपको वह कार्य करना है जितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की उसको आवश्यकता है उसके कैपेसिटी के बेस पर मैं आपको जो है यहां पर उसको दे दिया जाएगा, हम और आप उसे देंगे। तो मैंने आपको पहले ही अपने इसका जो पहले जो है हमारा जो इसका पिछला जो मैंने अपलोड किया है चैनल जो है यूट्यूब पर, हम आप देखेंगे उसमें हमने टोटल टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया है कि किस किस अमाउंट में कैसे कैसे मात्रा में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या मिनरल्स चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, इनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो फिर आसानी से हम आगे बढ़ जाएंगे, प्लांट्स आगे डेवलप करेगा। अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो प्लांट्स का डेवलपमेंट जो है फॉरवर्ड साइड में नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल, कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल का मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल मतलब सिंपल सा मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल में कि जो सॉइल की एवेलिएबिलिटी है, इस एवेलिएबिलिटी पर हम कई मात्राओं को देखते हैं, वाटर को देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं, मिनरल्स को देखते हैं, ह्यूमस को देखते हैं। देयर आर मेजॉरिटीज ऑफ कंपोनेंट्स, देयर आर मेजॉरिटीज ऑफ कंपोनेंट्स दोज आर कंप्लीटली मिक्स्ड इन अवर सॉइल। तो सबसे पहले हम ऐसे क्रॉप को क्रॉपिंग कराएंगे से सॉइल की फर्टिलिटी पावर को लॉस करें। उसमें बाजरे की खेती कर दिया जाता है, नसूडान वगैरह चरी की खेती कर दिया जाता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जमीन से ऑब्जर्व कर, वाटर जो है सॉइल से ऑब्जर्व कर लेंगी। तो जो है इसको ऑब्जर्व कर लिया,
सपोज दैट अगर उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फिलअप हो, फिर क्या करेंगे? अगर उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फिलअप है माय डियर फ्रेंड, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फिलअप है तो ये वाटर को तो ट्रांसपरेट करेंगी लीव्स, वाटर को ट्रांसपरेट करेंगी, वाष्पोत्सर्जित करेंगी, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दे हैव कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। लेकिन ये अगर ये सोचे कि सारे के सारे पानी को बाहर निकाल दे, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो अगर यह संभव नहीं है तो फिर क्या करेगा? प्लांट की रूट्स वहीं पर डेड एंड डिकेट कर जाएंगी, सड़ गल जाएंगी रूट्स वहीं पर। तो माय डियर फ्रेंड, अगर रूट वहां पर सड़ गल गई, डेड एंड डिकेट कर गई, तो क्या प्लांट आपका डेवलप कर पाएगा? नो, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं प्लांट वहां पर डेवलप कर सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको देखना है कि मृदीय जल की आवश्यकता क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। माय डियर फ्रेंड, जल की उपयोगिता ध्यान दीजिएगा, बिना पानी के आप पौधे को उगा नहीं सकते। जल की उपयोगिता, कितने जल की उपयोगिता है? अगर ड्राई फील्ड है तो ड्राई फील्ड में क्या कोई क्रॉप ग्रो करेगी? नेवर, कभी नहीं करेगी। तो ड्राई फील्ड में अगर क्रॉप ग्रो नहीं कर रही है तो हम ड्राई फील्ड को पहले इरिगेट करेंगे, सिंचाई करेंगे, फिर प्लोइंग कराएंगे, उसके बाद उसमें जो है मैन्यूरिंग करेंगे, सीड स्कैटरिंग करेंगे, फर्टिलाइजिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसका जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। सीड का जर्मिनेशन जब स्टार्ट हो जाएगा, देन वी हैव अगेन फर्टिलाइजिंग, तब हम दोबारा उसमें फर्टिलाइजर जो है फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे। इस तरह से हम बार बार उसमें उपयोग में लेते आ रहे हैं, तब कहीं जाकर किसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, इसको बहुत ही ध्यान में रखना है कि हमको प्लांट के विषय में क्या देखना है। तो मैंने अभी जल की उपयोगिता को बताया कि बिना जल के पौधा मर जाएगा, लेकिन जल की इतनी अधिक उपयोगिता भी ना करिए, जल को इतना अधिक पौधे को न दीजिए जिससे उसकी जड़ें पूरी तरह से सड़ जाएं। ए लिमिट अमाउंट ऑफ वाटर उसके लिए आवश्यक है, ए लिमिटेड और ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर उसके लिए आवश्यक है। इफ यू हैव गिव द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर, इट मींस प्लांट्स हैव ग्रेजुअली grown to the pick up to the higher level. It's gradually grown, slowly grown. Gradually means slowly, धीरे धीरे पौधा विकसित होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। All of a sudden you have given the maximum amount of water. All of a sudden you have given the maximum amount of water. What happened? Their roots are completely dead and decayed. उसकी जड़ें सड़ जाएंगी, and plants have not been developed. पौधा डेवलप नहीं कर पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस बात को ध्यान में रखना है। आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरह से, कैसी एक्टिविटी को हम करें कि पौधे का विकास संभव हो। मैं अपने क्लास 9th के बच्चों से भी कहना चाहूंगा, वो भी इस तरह से सीखें, जाने कि प्लांट का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, पौधे का विकास कैसे किया जाएगा। अभी उनमें क्लास 9th में हमको पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह की बताना है, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, हनी बी, ये सारे टॉपिक्स हमने, हनी बी का फिलहाल टॉपिक मैंने अपलोड कर रखा है, पोल्ट्री फार्मिंग का भी कर रखा है, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड है, वो भी मैं अपने जो है यूट्यूब चैनल पर सेकंड टाइम जो है नेक्स्ट टॉपिक से उसको जो है अपलोड करूंगा। आप लोग देखिएगा, मैंने बार बार कहा है कि जो चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9919529090 पर आप व्हाट्सएप करके हमसे उस क्वेश्चन को का आंसर प्राप्त कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं, सर जी जो आपने पढ़ाया है, जो आपने बताया है, ये कहां से बताया है और किस बुक से बताया है। मैं आपको पेज वाइज उसके स्क्रीनशॉट वगैरह सारी चीजें निकाल करके भेज दूंगा। ये सारे टॉपिक हमने कहां से आपको बताए हैं। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो बातें मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, बेसिकली इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये नहीं कहता क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए आवश्यक नहीं है, जानिए, जानना आवश्यक है, उनको पढ़ना भी है क्लास 9th को, लेकिन क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, यहां पर मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल, आप समझ गए होंगे कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन है, ये न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन कांस्टेंट बना रहना चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन बना है तो फिर जाकर के प्लांट का डेवलपमेंट होगा, अगर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन नहीं बना है तो पौधे का विकास नहीं होगा। अगला आइए देखते हैं, सॉइल एरिएशन। माय डियर फ्रेंड, अगर सिंचाई करके आपने फील्ड को ऐसे छोड़ दिया, प्लोइंग नहीं कराया, तो उसमें केस नली बन जाती है। ध्यान दीजिएगा,
मिट्टी जब जमती है तो जमते 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 इस तरह से जमते 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 परत 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 इस तरह से कई परतें बनती हैं। इसमें इस तरह से केस नलियां बन जाती हैं। वाटर तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल, ये सॉइल है, अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया इसने, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद अगर इसका यूज किया गया तो ठीक है, टाइमली इसकी फ्लोइंग करा दी गई तो ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं केस नली बनी हुई है, ये ब्रेक कर जाएंगे, पानी जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जिसने एब्जॉर्ब किया है सॉइल ने, ये पानी बाहर नहीं निकल पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर आप इसको ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो ये सॉइल एरिएशन, जो सॉइल का सरफेस वो क्लाइमेट के कांटेक्ट में है, टेम्परेट है, हीटेड है, वहां से वाटर इजिली इवापोरेट कर जाएगा। सामान्य रूप से इन केस नलियों से पानी निकलेगा और पानी निकल करके इन केस नलियों से बहता हुआ आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि इन केस नलियों से पानी निकल गया। तो आपकी सिंचाई करने से बेनिफिट क्या हुआ? आप सिंचाई करने के बाद भी, पैसा खर्च करने के बाद भी आप लॉस में चले गए। तो जब आपने सिंचाई किया तो टाइम रहते ही इसकी एक्सटर्नल सरफेस कंप्लीटली ड्राई न होने पाए, उसके पहले इसकी फ्लोइंग करा देते हैं, रीजन होता है, जुताई कराते हैं, रीजन होता है। अगर इसकी फ्लोइंग कराएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी केस नलियां टूट जाती हैं। जब केस नली टूट जाएगी तो इसकी नमी जमीन के अंदर बनी रहेगी। तो यह होता है सॉइल एरिएशन। सॉइल एरिएशन जमीन में जो ऊपर की सतह है से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज करता है। मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को समझाना चाहूंगा, उनमें निकालना होता है कि एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उस एक्सपेरिमेंट पर मैं बताना चाहता हूं मॉइस्चर कंटेनिंग बाय सॉइल। उसमें रोड साइड लैंड सॉइल, एलुवियल सॉइल, पोन्ड सॉइल, इस तरह से कई मिट्टियों को लेना पड़ता है। तालाब की मिट्टी को लेना पड़ता है, मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी को लेना पड़ता है, सड़क के किनारे की मिट्टी को लेना पड़ता है, अलग मैदान की मिट्टी को लेना पड़ता है, जो सिंपली फील्ड है, फील्ड की सॉइल को आपको लेना पड़ता है, तो जो धूल के कण हो तो उसको भी लेना पड़ता है। इन सभी को लेकर के उनको सबसे पहले क्रूसिबल में हीट किया जाता है। क्रूसिबल में हीट किया जाता है। हीट का पहले उसका वेट करेंगे, वेट करने के बाद क्रूसिबल में खूब हीट करेंगे उसको। काफी हीट करने के बाद, खूब हीट करने के बाद आपने देखा जब उसे हीट कर दिया जाएगा तो हीट करने के बाद उसमें जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे सब के सब जो है पूरी तरह से क्लाइमेट में चले जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल कहां चले गए? क्लाइमेट में चले गए। जब वाटर मॉलिक्यूल क्लाइमेट में चले जाते हैं तो वो सॉइल जो है कंप्लीटली ड्राई हो जाएगी। इट मींस विदाउट वाटर्ड हो जाएगी। अब फिर उसका वेट करिए, अब उसका वेट पहले के वेट से कम निकलेगा, फिर उसे परसेंट में बदल दीजिए आप, तो कितना परसेंट वाटर जो है वो रिमूव हुआ, ये एक्सपेरिमेंट हो गया आपका। चाहे जिस भी सॉइल को लिया जाए, मैंने कहा रोड साइड लैंड के सॉइल को लिया जाए, एलुवियल सॉइल को लिया जाए, लैंड सॉइल को लिया जाए, जो है फील्ड सॉइल को लिया जाए, या फिर पॉन्ड्स को लिया जाए, पूल्स को लिया जाए, डिचेस को लिया जाए, ड्रीम को लिया जाए, रिवर सॉइल को लिया, किसी भी सॉइल को आप ले रहे हैं, बलुई मिट्टी को ले रहे हैं, बालू जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में मिला हुआ है, बलुई मिट्टी जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में बालू मिला हुआ है, तो बालू जो मिला हुआ है उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर तो तेजी के साथ, वाटर को तेजी के साथ उसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन क्या वाटर को तेजी के साथ एब्जॉर्ब करने के पश्चात उसको वाटर को स्टोर करने की भी पावर है? सिर्फ उसने एब्जॉर्ब किया है, न कि स्टोर किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर उसने एब्जॉर्ब किया है तो ये होल बन जाए, कैपिलरीज होल बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये वाटर इरिगेशन समाप्त होगा, इन्हीं होल से वाटर वेपराइज करके क्लाइमेट में निकलना शुरू करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं उन किसानों से ज्यादा आग्रह करना चाहूंगा जो अपनी खेती जो है नदियों के किनारे करते हैं, उनमें जो है सॉइल में, उनकी सॉइल में जो होता है सैंड पार्टिकल ज्यादा होते हैं, बालू के कण ज्यादा होते हैं, उनकी सिंचाई कर देने के पश्चात आपको फिर से जो है जल्दी से जल्दी उसकी खेत की जो है जुताई कर देनी चाहिए। जैसे ही ऊपरी सतह सूखती है उनकी सुखाई जो है प्लोइंग करवा देनी चाहिए, जुताई करवा देनी चाहिए। अगर प्लोइंग करवा देगा तो केस नलियां टूट जाएंगी और ये जो है वाटर इसके नीचे थोड़ा सा सेफ रह जाएगा, तो उनमें क्रॉपिंग करेंगे तो अच्छी क्रॉपिंग उनको प्राप्त होगी, फील्ड अच्छी जो है फसल उनको पैदा होगी। इस तरह से आपने देखा कि मैंने कहा सॉइल एरिएशन, ये सॉइल एरिएशन मींस व्हेन द सॉइल आर कांटेक्ट विथ एयर, air is a factor those who are affecting the rate of respiration, the rate of evaporation। तो ये जो वाटर है
इस वाटर के इवापोरेशन को एयर ने क्या किया, कंप्लीटली जो है अपने में कंट्रोल कर लिया माय डियर फ्रेंड। तो अगर ये कंट्रोल कर ले रही है तो एरिएशन आपने देखा ना, सॉइल एरिएशन देखा ना। सॉइल एरिएशन के मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि जमीन में जितना सॉइल का अमाउंट, सॉइल में जितना जो है वाटर का अमाउंट मिक्सअप है, तो ये वाटर के अमाउंट को ये अपने आप अगर खुला छोड़ देते हैं तो जितना एयर के कांटेक्ट में आएगा उतने से ये आसानी पूर्वक बाहर निकलते चले जाएंगे। लेकिन अगर इसको फ्लोइंग आपने करवा दिया तो ये केसनलियां जो होती हैं, एक कैपिलरीज जो कैपिलरीज ट्यूब बनती है, एक कैपिलरी ट्यूब ब्रेक कर जाएंगी, टूट जाएंगी और जमीन जो है वो आपके फील्ड में नमी पूरी तरह से बनी रहेगी। देन आप आसानी पूर्वक उसको जो है उसमें क्रॉपिंग कर सकते हो। So my dear friend, इस तरह से humble request to you, all of you follow my instruction, my guidance. And third point, temperature of the soil. My dear friend, temperature of the soil. This is the very important thing. What are temperature of the soil? Temperature of the soil, जमीन की जो soil की जो क्लाइमेट, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, टेम्परेचर ऑफ द सॉइल, ये क्या करते हैं कि सॉइल के अपर सरफेस को हीट कर देती हैं। जैसे हीट करती रहती हैं, सॉइल अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को वेपराइज करता रहता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को वेपराइज करता रहता है। इट मींस इफ द टेम्परेचर आर मोर देन दे हैव सिंपली रिलीज द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश का ताप बढ़ता जाएगा और बढ़ता जा रहा है जमीन पर, ठीक सुबह के समय टेम्परेचर कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, शाम में कुछ और होता है, तो एक ही दिन में 3 बार टेम्परेचर चेंज हुआ है। जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस चेंजिंग वे में जो बदला हुआ तापमान है, इस बदले हुए तापमान में जो है उसी प्रकार से जब ताप का मान अधिक होगा, मीन्स जब टेम्परेचर हाई होगा तो वह इवापोरेशन भी हाई होगा। सेम एज लाइक माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग सिंपल एग्जांपल फॉर यू। मैं आपके लिए छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप सुबह नहाते हैं, नहा करके कपड़े को रख दीजिए सूखने के लिए। आप बताइए क्या कपड़ा सुबह के समय सूख जाता है? नहीं, दोपहर में सूखता है। हाँ, क्यों? क्योंकि दोपहर में सूर्य की किरणें सीधा उसके ऊपर पड़ती हैं, उसका पावर ऑफ रेडिएशन हाई होता है, आसानी से सूख जाएंगी। लेकिन शाम के समय आप स्नान, रात को आपने स्नान किया, टाइम उतना ही लीजिए, 5 ही घंटे का लीजिए, रात में भी सुबह तक पता लगा कि वैसे वैसे पूरी पूरी शर्ट, पूरी पैंट वैसे वैसे गीली पड़ी रहेगी। इसमें ड्राइनेस नहीं आएगा, सूखेगा नहीं। रीजन उसका क्या है? रीजन उसका यह है कि टेम्परेचर ऑफ द सॉइल, मींस रीजन उसका यह है कि टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेम एज जस्ट लाइक वो सॉइल के ऊपर भी वर्क करता है, मिट्टी के ऊपर भी अपना कार्य करता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर सॉइल के ऊपर अपना कार्य कर रहा है, मिट्टी के ऊपर अपना कार्य कर रहा है, तो मिट्टी के ऊपर कार्य करने से आपने देखा, मैंने आपको समझाया और बताया, आपको एक्सप्लेन किया, अगर सॉइल के ऊपर अपना वर्क कर रहा है तो सॉइल के ऊपर वर्क करने से नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसके ऊपर नहीं आ रहा है। रीजन क्या दिया मैंने? रीजन यह दिया कि अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो सॉइल ड्राई हो जाएगी, और टेम्परेचर हाई नहीं हुआ तो सॉइल ड्राई नहीं होगी। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैक्सिमम मैंने फार्मर्स को देखा है कि वो शाम के समय सीधा स्कैटरिंग कर देते हैं फील्ड में, खेतों में शाम के समय ही बीज की छिटाई कर देते हैं और बीज का छिड़काव कर देते हैं, और सुबह के समय उसकी जुताई करवा देते हैं, प्लोइंग करवा देते हैं। रीजन क्या निकला उससे? शाम के समय कहते हैं, शाम को रात में ओस की बूंदें उसके ऊपर आती हैं, ओस की बूंदें आएंगी और ये ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, और सुबह के समय जैसे उन्होंने प्लोइंग कराया, जुताई कराया, तो जुताई करा देने से आपने क्या देखा, जैसे ही उसने प्लोइंग कराया है, एग्जैक्टली सेम एज लाइक धीरे धीरे जो है अब प्लोइंग करा दिया आपने, और सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इफेक्ट है जो फैक्टर इफेक्टिंग है, एक वे कारक हैं जो कि सॉइल के जो पावर ऑफ वेपराइजेशन को कम कर देते हैं। कौन कौन से? मैंने बताया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल, सॉइल एरिएशन एंड टेम्परेचर ऑफ सॉइल। माय डियर फ्रेंड, मेरा टॉपिक, मेरा शीर्षक जो मैंने बताया आपको कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, मींस पौधों के द्वारा जो वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो किस तरह से वेपराइज करता है, वाष्पित होता है। वाष्पित आपने देखा कि अभी तो ये सॉइल वाष्पित कर रहे थे, पौधे कैसे वाष्पित करेंगे? पौधों के वाष्पन की क्रिया के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया
वाष्पोत्सर्जन दर को मैंने पहले ही बता दिया आपको कि लीफ सरफेस से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को वेपराइज करते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट इनमें जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपराइज होता रहता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपराइज नहीं करेगा तब क्या होगा? तब कंडीशन ये होगी कि वो जो है सीड का जर्मिनेशन जो हो रहा है वो धीरे धीरे डेड इंडिकेट कर जाए, सड़ गल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वहां पर आ गया, अर्थात रूट का फॉर्मेशन, रूट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। प्लांट के दो ही पार्ट मैंने पढ़ाए हैं आपको, एक सूट होता है, एक रूट होता है। सूट एरियल पार्ट होता है, रूट सॉइल पार्ट होता है। तो जो जमीन में नीचे की तरफ घुस जाता है, जमीन में पेनिट्रेट कर धंस जाता है, वो रूट है। जो जमीन के ऊपर डेवलप करता है वो सूट है। तो सूट ये ड्राई हो जाएगा इफेक्ट ऑफ रूट से, रूट के प्रभाव से सूट ड्राई हो जाएगा। बिना जड़ के तना नहीं रह पाएगा, बिना तना के जड़ नहीं रह पाएगी। भाई जड़ों के विकास के लिए तने से भोजन चाहिए और तने के विकास के लिए जड़ों से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक हो गए। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक हो गए। रूट का पूरक सूट, सूट का पूरक रूट हो गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने ये पॉइंट्स आउट कर दिए कि वे कारक जो पौधों के वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं, मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड के एकत्रित होने से जल के अवशोषण की दर कम हो जाती है। अगर मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अधिक है तो जल के वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, कम हो जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के जो है यह पारगम्यता, परमिएबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यह पारगम्यता को प्रभावित कर देती है। किसको प्रभावित कर देती है? परमिएबिलिटी को, पारगम्यता को प्रभावित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, लेकिन इफेक्ट कर रही है किसको? परमिएबिलिटी को, पारगम्यता को प्रभावित कर रही है। तो इससे बचना है। और टेम्परेचर ऑफ सॉइल मैंने अभी भी आपको बताया कि सॉइल के लिए मिनिमम टेम्परेचर 20 देखा गया और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 देखा गया। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड की मैं बात कर रहा हूं, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा हूं, तो केल्विन की बात कर रहा हूं। मैं डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं कि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। तो आपने इसको करके जो है आसानी से बेनिफिट को ले लिया। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी। कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी, माय डियर फ्रेंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत, कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी। अब आइए समझे इसको। एक कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी, इसके विषय में सबसे पहले डोनन ने बताया था, इसीलिए इस थियरी को कहा जाता है डोनन बैलेंस थियरी। क्या बोलते हैं इसको? डोनन बैलेंस थियरी। माय डियर फ्रेंड, डोनन बैलेंस थियरी क्या है जरा उसको देखा जाए। तो डोनन बैलेंस थियरी पर होता है कि पॉजिटिव आयन इनसाइड अपॉन पॉजिटिव आयन आउटसाइड। ध्यान दीजिएगा, सॉइल है ये, सॉइल के इनसाइड और आउटसाइड। यहां पर जो ऊपर की तरफ होंगे वो आउटसाइड कहे जाएंगे, जो नीचे की तरफ होंगे वो इनसाइड कहे जाएंगे। तो इनसाइड में किस तरह का है और आउटसाइड में किस तरह का है, इस तरह से सॉइल के सरफेस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये रेट होता है इनका। डोनन ने बताया, डोनन का जो कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी है, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी या कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी। तो कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी डोनन का बैलेंस सिद्धांत है। ये डोनन ने कहा कि जितना ये कार्बोनिक एसिड को बाहर निकालेगा उतना कार्बोनिक एसिड को फॉर्म करता चला जाएगा। मींस आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड का जो है रेशियो वो कांस्टेंट होना चाहिए। सेम एज लाइक डोनन थियरी बताती है कि पॉजिटिव आयन इनसाइड अपॉन पॉजिटिव आयन आउटसाइड, और एज लाइक नेगेटिव आयन इनसाइड अपॉन नेगेटिव आयन आउटसाइड। माय डियर फ्रेंड, चाहे पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ हो अथवा नेगेटिव आयन ऊपर की तरफ हो, या नेगेटिव आयन जो है यहाँ पर नीचे की तरफ है अथवा पॉजिटिव आयन नीचे की तरफ है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। दोनों कंसंट्रेशन, संतुलन आपको बनाना है, सांद्रता आपको देखनी है। सांद्रता तब होती है जब इक्वल होती है, जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आता है, अपने संतुलन की अवस्था में आता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं आ रहा है, साम्यावस्था में नहीं आ रहा है, संतुलन की अवस्था में नहीं आ रहा है,
तो आयनों का संतुलित होना, कार्बोनिक एसिड का संतुलित होना आवश्यक होता है। If the carbonic acid cannot be balanced, suppose that if the carbonic acid cannot be balanced, what happened? It is directly effect on the, it is do the directly effect on the plants. ये सीधा अपना पौधे के ऊपर जो है प्रभाव स्थापित करते हैं। तो यहां पर जो डोनल की थियरी मैंने बताया है कि पॉजिटिव आयन इनसाइड अपॉन पॉजिटिव आयन आउटसाइड, और या निगेटिव आयन इनसाइड अपॉन निगेटिव आयन आउटसाइड, निगेटिव आयन इनसाइड अपॉन निगेटिव आयन आउटसाइड। माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव आयन को देखा जाता है इनसाइड और आउटसाइड, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, दोनों का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। सेम एज लाइक अगर निगेटिव आयन देखेगा, निगेटिव आयन आउटसाइड अपॉन निगेटिव आयन इनसाइड, निगेटिव आयन इनसाइड अपॉन निगेटिव आयन आउटसाइड, निगेटिव आयन इनसाइड अपॉन निगेटिव आयन आउटसाइड, यहां पर भी हमको दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल देना चाहिए। अगर इनके कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हुए, इनके जो कंसंट्रेशन में बात कर रहा हूं, सांद्रता की मैं बात कर रहा हूं, अगर इनकी सांद्रताएं स्थिर नहीं हुई तब जाकर के इफेक्ट शो करना शुरू करेंगे प्लांट्स के ऊपर। इसीलिए आपको सबसे पहले जो एक्सचेंज थियरी है, अदला बदली का सिद्धांत है, वो दोनों साइड का मिलाकर के, मींस इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड के सिद्धांतों को मिलाकर के रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्बोनिक एसिड अपर साइड में ज्यादा हो जाए, लोअर साइड में कम हो जाए, या जो है अपर साइड में कम हो जाए, लोअर साइड में ज्यादा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। यदि ऐसे होंगे कार्बोनिक एसिड में, तो जमीन जो सॉइल है, सॉइल की पावर ऑफ फर्टिलिटी, जमीन की एक उर्वरा शक्ति, जमीन की एक उत्पादन करने की क्षमता, ये क्षमता पूरी तरह से घट जाएगी। सॉइल ऑफ फर्टिलिटी जो है वो घटे ना, बनी रहे, इसके लिए आवश्यक होता है आप इन सारे प्रोसेस को वर्क में लाइए, विज्ञान में लाइए, करिए इसको। यदि आप नहीं करते हैं तो ये पावर ऑफ एक्सचेंजिंग थियरी आपकी गलत मानी जाएगी। माय डियर फ्रेंड, एट लास्ट पॉइंट, एसेंट ऑफ सेल। एसेंट ऑफ सेल जिसको मैं कहता हूं कि रसारोहण की क्रिया, एसेंट ऑफ सेल, इसको मैंने कहा कि रसारोहण की क्रिया। तो रसारोहण की क्रिया अर्थात जमीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करके रूट्स के थ्रू ये प्लांट्स के टिप्स तक, प्लांट के टिप तक पहुंचाने तक की क्रिया जो होती है, यह रसारोहण की क्रिया कही जाती है। या क्या सी क्रिया कही जाएगी? रसारोहण की क्रिया कही जाएगी। तो रसारोहण की क्रिया का मतलब सिर्फ ये निकला, रसारोहण की जो क्रिया मैंने बताया आपको, रसारोहण की क्रिया से मतलब ये निकला कि रसों का आरोहण। माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से आपसे स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित करने में अनेक पदार्थ घुलनशील अवस्था में हो सकते हैं, पाए जाते हैं। पौधों को जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं वो डिजॉल्व नेचर पाए जाते हैं, घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। और यहां तक कि यह रस पौधों तथा ऊंचे ऊंचे वृक्षों के पत्तियों तक, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक इनको पहुंचाया जाता है। अगर ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचाया जा रहा है, पहुंचाने के लिए जाइलम वर्क करता है, डाल वर्क करते हैं, फ्लोएम पहुंचाने के लिए इनमें जो होता है रसारोहण की क्रिया को जो है, इसको ये कहा गया कि ये रस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा की ओर गति करते हैं। कहा गया कि ये रस जो होते हैं गुरुत्वाकर्षण मींस नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। तो इनमें ये रस जाइलम द्वारा ले जाए जाते हैं। किसके द्वारा? मैंने बताया, जाइलम के द्वारा नीचे से एब्जॉर्ब करके ये ऊपर की तरफ पहुंचाए जाते हैं। तो जो भी हम खाद वगैरह जो चीजें जमीन में स्कैटर करते हैं, छिड़काव करते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, मेन्योर देते हैं, ये मेन्योर जो हम दे रहे हैं ये सब प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। कहां से एब्जॉर्ब करती हैं? ये रूट्स जो एब्जॉर्ब करती हैं, ये रूट्स जो एब्जॉर्ब करती है सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं। और जब ये सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगी, सॉइल से एब्जॉर्ब करने के पश्चात किसको देती हैं? सॉइल से एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्लांट्स को देती हैं। कौन देता है ले जाकर के? जाइलम देता है। तो जाइलम जो दे रहा है इसी को कहा गया कि ये एसेप्ट ऑफ जाइलम है। इसको जो इसकी सिंपल थियरी होती है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सबस्ट्रेट, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जो वाटर का एब्जॉर्ब करके ले जाया जा रहा है फोर्स,
the aerial part of the plants is called ascent of cell. The aerial part of the plant is called ascent of the cell. मीन्स जो वाटर जो सॉइल से एब्जॉर्ब किया गया, इसको एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे पौधों की एकदम ऊंचाई तक पहुंचा दिया गया। जब पौधों की ऊंचाई तक पहुंचाया गया, इसी को जो है कहा गया एसेंट ऑफ सेल, रसारोहण। अर्थात ऐसा रस को ऐसा निकाला गया उसमें से, रस अर्थात उसमें से न्यूट्रिएंट्स को इस तरह से सक किया गया, निकाला गया, उसी को सक करके प्लांट्स की रूट में से उसी को सक करते हैं और सक करने के पश्चात उसको आगे ले जाते हैं। मैं एक सिंपल से फिगर के द्वारा आपको समझा देना चाहता हूं, आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। आप देखिएगा, जैसे मैं आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मैंने प्लांट को बनाया है, ये पौधा बन गया। ध्यान से देखिएगा, ये पौधा बन गया, ये पौधा बन गया और इसकी ये रूट्स है। ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ पर ये रूट्स है, इसमें रूट्स निकली हुई है, ये टाइप रूट हो गई, इसकी नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स आ रही हैं और यहाँ पर ये देखिएगा ब्रांचेज है। क्या है ये ब्रांचेज है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि भी तो हमने निकाला है, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपने निकाला, यहाँ पर जो हमने निकाला है, यहाँ पर ये ब्रांचेज है, शाखाएं, यहाँ पर लीव्स लगी हुई, पत्तियां लगी हुई, इस तरह से पत्तियां लगी हुई, इस तरह से। तो अब आप देख सकते, क्या देख रहे हैं कि ये पौधा पत्तियों से पूरी तरह से ढका हुआ है। क्या है? पौधा पत्तियों से पूरी तरह से ढका हुआ है। अब जब पौधा पत्तियों से पूरी तरह से ढका हुआ है, तो पत्तियां है इसके एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को इसके एक्सेस अमाउंट ऑफ सैल को ले जाएंगी। जो रूट होती है, इसी रूट का एक पार्ट में यहाँ पर फिगर बना रहा, जरा इसको देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये होता है, ये रूट का पार्ट मैंने बना दिया। यहाँ पर आप देखिए, मैं इसका फिगर भी अपलोड करके आपको दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर रूट कैप होती है, इसको मूलगोप को तब बोला गया और ये रूट कैप के थ्रू मूलगोप के द्वारा यहाँ पर आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये परमेबिलिटी की तरह, पारगम्यता की तरह से वर्क करती है और धीरे 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 यहाँ पर सेल लगी हुई है। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, ये सेल सारी की सेल लगी हुई है और ये कोशिकाएं हमेशा एक दूसरे का पूरी तरह सहयोग करती रहती हैं, इसलिए कंपेनियन सेल के नाम से यही जाना गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह से सेल लगी हुई है और यहाँ पर जो सेल लगी हुई है और यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, इस तरह से। अब आप क्या देख रहे हैं कि वाटर को ले जा करके प्लांट की अपर साइड तक पहुंचा दिया गया। तो मूलगोपों के द्वारा जड़ के जो शीर्ष सिरे हैं उनके द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के टिप्स तक इसको आसानी पूर्वक पहुंचाया जा रहा है। तो आपने देखा कि प्लांट के टिप्स तक, पौधे की चोटी तक तो पहुंचाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रम है, वो प्रक्रम किसके द्वारा चल रहा है? वो प्रक्रम रूट के कैप के द्वारा चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ध्यान देना है कि रसारोहण की क्रिया विधि जो होती है, या मैंने रसारोहण के विषय बताया कि जड़ों द्वारा जो जल या अन्य खनिज, लवण या अतिरिक्त पदार्थ जो अवशोषित किए जाते हैं, जाइलम के द्वारा उनको पौधों के शीर्ष तक पहुंचाया जाता है। यही प्रक्रिया रसारोहण की क्रिया कहलाती है, रस को ऊपर ले जाने की क्रिया कहलाती है। इसी क्रिया को ध्यान दीजिएगा, समझाने के लिए कई थियरियां सामने आई हैं, जिनमें 3 थियरी है। इसको कहा गया वाइटल, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है वाइटल थियरी, ये पहला सिद्धांत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यहाँ मैंने कहा था आप लोग नोट बना लीजिएगा इसका। वाइटल थियरी, ये वाइटल थियरी, ध्यान दीजिएगा, वाइटल थियरी है और ये रूट थियरी है और यहाँ पर जो है फिजिकल थियरी है, ये फिजिकल थियरी है। तो वाइटल थियरी जिसको जैव सिद्धांत बोला गया, रूट थियरी जड़ का सिद्धांत बोला गया, फिजिकल थियरी को हम जो है अलग अलग नाम देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जैव सिद्धांत जो है, जैव सिद्धांत स्वतः संचालित होता है, स्वतः संचालित सिद्धांत है या जड़ों द्वारा अवशोषित करके उनको पहुंचाया जाता है। अगला सिद्धांत जो आप देख रहे हैं प्लांट तक को पहुंचाने के लिए, मैंने बताया कि वाइटल थियरी यूज में लाई गई। सेकंड थियरी जो आती है रूट थियरी। माय डियर फ्रेंड, रूट थियरी के विषय में रिले पंप थियरी बोला जाता है इसको। रूट थियरी को रिले पंप परिकल्पना के नाम से भी जाना गया। गोल्डन मस्की ने सबसे पहले बताया था, गोल्डन मस्की ने बताया था कि ये जो है, गोल्डन मस्की ने बताया था कि जाइलम जो होता है, जाइलम प्लांट का जाइलम एक प्रकार का फोर्स एग्जर्ट करता है।
गोल्डन रस्किन ने बताया था कि जाइलम एक प्रकार का फोर्स, तो गोल्डन रस्किन ने कब बताया था? गोल्डन रस्किन जो अपना टाइम ऑफ इंटरवल क्रिएट किया था वो 1884 में किया था। कब किया था? 1884 में गोल्डन रस्किन ने किया था। और गोल्डन रस्किन ने बताया कि पौधों की जड़ों के ऊपर एक विशेष प्रकार के मूलगोप पाए जाते हैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भांति वर्क करते हैं, जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह से कार्य करते हैं, और इन्हीं झिल्ली के द्वारा पौधे जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके जाइलम के द्वारा इनको कहां पर पहुंचा दिया जाता है? शीर्ष तक पहुंचा दिया जाता है। तो आपने ये थियरी आपने देख लिया। तो अगली थियरी आ रही इनकी फिजिकल थियरी। माय डियर फ्रेंड, फिजिकल थियरी में क्या बताया गया? इस थियरी को ई स्ट्रासबर्गर और ई स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने पूरी तरह से इसका समर्थन किया और बताया कि इन्होंने जो थियरियां बताया है, जो टॉपिक दिया है, उन्होंने बहुत ही सही बताया है कि यह रूट थियरी, रूट प्रेशर थियरी है, जड़ों के द्वारा एक लगाया गया अतिरिक्त दाब की थियरी है, जिसके द्वारा जड़ें जो होती है वो सॉइल से, जमीन से आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेती, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती, मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये प्लांट की लीफ तक पहुंचाती चली जाती हैं। अब आइए लास्ट थियरी देखते हैं। लास्ट थियरी है स्पंदन परिकल्पना, जिसको फिजिकल थियरी के नाम से जाना गया हमारे फ्रेंड। स्पंदन थियरी में जो है स्पंदन परिकल्पना, स्पंदन परिकल्पना में आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। इसको सर जेसी बोस ने स्पंदन थियरी का नाम दिया। तो सर जेसी बोस ने 1923 में 1923 में सर जेसी बोस ने 1923 में यह थियरी प्रतिपादित किया था। इस थियरी पर उन्होंने जो स्पष्ट कर दिया है कि इस थियरी में जेसी बोस ने जो बताया कि जो पत्तियां वाष्पित कर रही हैं, पत्तियां क्या कर रही है? वाष्पित कर रही हैं। जो पत्तियां वाष्पित करती हैं उनके वाष्पन करने से, मींस पत्तियों के वाष्पन करने से जड़ों के अंदर स्वतः एक विशेष प्रकार का दबाव बनता है, और जो दबाव बनता है, जो प्रेशर बनता है, उसी प्रेशर के अकॉर्डिंग वे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। किसको एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर को एब्जॉर्ब करके ले जा करके लीफ तक पहुंचाते हैं, और लीफ उनसे अपना फूड फॉर्मेशन करती है, अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करती है। Then they have transport to the other part of the plants with the help of phloem, with the help of phloem, not be xylem, with the help of phloem. फ्लोएम के द्वारा जाइलम तो ले गया, ऊपर पहुंचा दिया, फ्लोएम ने क्या किया? फिर उसको विभिन्न भागों में पहुंचा रहा है। तो इस तरह से एक प्रकार से एनर्जी जो ली गई, जो एलिमेंट लिए गए, जो न्यूट्रिएंट्स लिए गए सॉइल से, उसको एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। लीफ ने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, सेलुलोज बनाया और ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, उसका कंप्लीट कंबस्शन हुआ, पूरी तरह से दहन हुआ। दहन होने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आपने क्या देखा? जब उसका दहन हो गया तो दहन होने की क्रिया के बाद फिर उसमें से ऊर्जा निकली, वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई, एटीपी के रूप में वो एनर्जी स्टोर हो गई। जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हुई, उस ऊर्जा को फिर से जो है पूरे के पूरे प्लांट में क्या किया जा रहा है? पहुंचाया जा रहा है। अब उस एनर्जी को फिर से पूरे प्लांट में पहुंचा दिया गया। इससे पौधे का जीवन काल बढ़ जाता है, पौधे की समयावधि अर्थात जीवन की लंबाई पौधे की बढ़ जाती है। तो इस तरह से कई वैज्ञानिकों के द्वारा जो सिद्धांत संपादित किए गए, जिसमें मैंने सारे वैज्ञानिकों के विषय में अभी तक आपको बता दिया कि पौधे कैसे जो है मिनरल्स को वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं। इनके सारे फिगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, आप सारे फिगर को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इस पर कुछ विशेष पॉइंट्स के नोट्स हैं जो मैं अपलोड कर रहा हूं, उन नोट्स को भी आप लोग देखते रहिएगा और उससे अपना फेयर कंप्लीट करते रहिएगा। तो मैं यहां तक जो मैंने थियरी बताया है, अब हमको डिफरेंट साइंटिस्ट की थियरी बताना है कि किन किन वैज्ञानिकों ने कौन कौन सा सिद्धांत दिए हैं। कि हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का सिद्धांत है ये हमारा अगला पार्ट हो जाएगा। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी अब तक के मेरे चैनल को लाइक न किया हो, सब्सक्राइब न किया हो, सबसे पहले तो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं प्रतिदिन अपना एक टॉपिक जो है अपलोड करता रहूंगा। और वो मेरा टॉपिक क्लास 9 से, मैंने कहा है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का होगा। तो 9 से 12 तक के साइंस को, पूरे साइंस को मैं बात किया हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों चैप्टर को हमारे अलग अलग जो है टीचर्स आपको ये जो है टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे अभी तक के टॉपिक को, अभी तक के मेरे
चैनल को जो है अलीमुद्दीन शेख कौदरी, यह मेरा यूट्यूब का चैनल है अलीमुद्दीन शेख कौदरी। इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो वो पूरी तरह से, हमारा निवेदन है, वो पूरी तरह से उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सब जो है, और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करिए, क्योंकि ज्यादा बच्चे अभी जो है बाहर ही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें शेयर करते रहिएगा, ताकि ये हमारा टॉपिक, हमारा नॉलेज हर बच्चों तक पहुंचे। क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक पर डे एक एक दिन कम होता जा रहा है, प्रतिदिन एक एक दिन कम ही होता जा रहा है। तो इस कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लोग स्टोर करिए। और अगर कहीं से भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा है मेरे एक्सपर्ट ऐसे ऐसे हैं मेरे पास जो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर आ करके आपको देते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कौदरी के साथ आपसे विदा लेता हूं। आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।